हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। बेटा पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलरास नियम पढ़ा था और उसके दो अनुप्रयोग डिस्कस किए थे। कोलरास नियम के बचे हुए दो अनुप्रयोग जो हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम लोगों को दो चीज़ें याद रहनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कि वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होता है, और दूसरा आयनन स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक जो भी बोलें के के बी, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो वैसे तो ये 11th में था तो तुमने पढ़ा होगा, बट एक बार मैं उसको रिकॉल करा दे रहा हूँ। ओस्टवाल्ड का नियम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। वैसे ये 11th में है बट यहाँ काम आएगा। तो ओस्टवाल्ड का नियम पढ़ेंगे, उसमें अल्फ़ा क्या होता है, के क्या होता है, उनमें क्या संबंध होता है, उसे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कोलरास नियम के दो बचे हुए अनुप्रयोगों को ख़त्म करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को ऐसे ओस्टवाल्ड के नियम से। ओस्टवाल्ड का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम जब हम व्युत्पन्न करते हैं तो हम इसे किसी अम्ल के लिए, किसी क्षार के लिए, किसी लवण के लिए व्युत्पन्न कर सकते हैं, बशर्ते वो एक दुर्बल हो, दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल क्षार हो, दुर्बल लवण हो। तो मैं इसको एक दुर्बल अम्ल के लिए, एसिटिक एसिड के लिए व्युत्पन्न करके बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, माना एक दुर्बल अम्ल, कौन है वो? एसिटिक एसिड। कैसे अपघटित होता है? एसीटेट माइनस और H प्लस। कुछ बुक्स में दोनों तरफ H2 जोड़ करके एक तरफ H3O प्लस और एक तरफ H2 लिख देता है, H प्लस की जगह H3O प्लस, उधर एक H2 लिख देता है। वो भी किया जा सकता है, कोई गलत नहीं है, बट ऐसे भी बन जाएगा। तो एसिटिक अम्ल अपघटित हो रहा है वैसे, क्योंकि ये एक विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है, तो तुम चाहो तो बीच में उत्क्रमणीय चिन्ह लगा लो, या उत्क्रमणीय ही लगाना चाहिए क्योंकि ये दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में हम ये मान लेते हैं, चलो प्रारंभ में इसकी सांद्रता 1 है, ये दोनों क्या है? 0 0। अब अभिकारक, प्रारंभ में अभिकारक की कोई सांद्रता होती ही नहीं, वो शून्य हो, मतलब अभिकारक की सांद्रता होती है, सॉरी, है ना। प्रारंभ में उत्पाद की कोई सांद्रता होती ही नहीं, है ना। अब किसी समोसा कार्नर पे पहुंच जाओ और सवेरे सवेरे 5 बजे बोलो दे समोसा, कहाँ से दे करे, हैं? उसके पास रॉ मटेरियल हो सकता है ना, मैदा हो सकता है, आलू हो सकता है, मसाला वसाला, तेल वेल हो सकता है, बट समोसा थोड़ी ना हो सकता है। समोसा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रारंभ में नहीं होगा, फिर वो बनाएगा, आधा घंटा 1 घंटे में समोसे बन जाएंगे, फिर तुम निपटाना, और क्या। तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता कितनी है? 1 है, और उत्पाद 1 मोल है मतलब, और उत्पादों की सांद्रता यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा वियोजन पर, क्या लिख रहे हैं? अल्फा वियोजन पर। तो अल्फा क्या होगी? वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये भी हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं सी सांद्रता पर। सी सांद्रता पर क्या लिखेंगे? सी का गुणा कर देंगे, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक की सांद्रता लिख ली। ठीक, अगर सी सांद्रता जैसे 0.2 मोलर है, इस टाइप का कुछ है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक, अब आगे अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं जैसे अम्ल का, अतः अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अब अम्ल का है तो उसको A से प्रदर्शित करेंगे, स्थिरांक है इसीलिए K लिख देंगे, तो हो जाएगा Ke बराबर क्या होगा? उत्पादों की सांद्रता एसीटेट माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। अब एसीटेट माइनस H प्लस एसिटिक एसिड, Ka, एसीटेट माइनस की सांद्रता कितनी है? सी अल्फा। फिर H प्लस की सांद्रता कितनी है? सी अल्फा है। और एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी है? C इंटू
1 माइनस अल्फा है, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, के ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाता है, चूंकि दुर्बल अम्ल के लिए वन माइनस अल्फा को लगभग 1 के बराबर माना जा सकता है। तो दुर्बल अम्ल है, कितना अपघटित होता है, तो मान लो 2% अपघटित हुआ, तो 2/100 मतलब 0.02, ठीक, 0.02 कोई बहुत बड़ा अंक थोड़ी ना है। अगर तुम 1 से 0.02 को घटा दो तो ये क्या आ रहा है, 0.98। क्या हम इसको 1 नहीं मान सकते? तो मान सकते हैं लगभग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस अल्फा को 1 तभी मान सकते हैं जब अल्फा छोटा हो, और अल्फा तभी छोटा होगा जब दुर्बल हो, अपघट्य दुर्बल हो। तो उस केस में 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। अगर 1 माइनस अल्फा 1 हो गया है तो के ए बराबर हो जाएगा सी अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के ए अपॉन सी का वर्गमूल। इसको लिख सकते हैं अल्फा समानुपाती है 1/√c। ठीक, वैसे अल्फा समानुपाती है 1/√c ही ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर 2 चीजें गौर करने वाली है, एक अल्फा और दूसरा के ई। हम कोलरास नियम से ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा और के। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। के क्या है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक। ध्यान रखेंगे कि ये कैसा अम्ल है? एक मोनोबेसिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? मोनोबेसिक। अब ये मोनोबेसिक मतलब जिसको एक OH माइनस की आवश्यकता होती है संतृप्त होने के लिए, मतलब जो एक H+ त्यागता है। तो जो एक H+ त्यागता है वो मोनोबेसिक अम्ल है। अब मोनोबेसिक अम्ल के लिए तुम अल्फा और के में रिलेशन ये देख रहे हो। डाइबेसिक होगा तो 2 H+ त्यागेगा तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, तो संबंध थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर ज्यादातर प्रश्न जो हम लोगों को पूछे जाएंगे वो मोनोबेसिक के लिए ही पूछे जाते हैं, है ना। मोनोबेसिक एसिड, या इसी को अगर तुम किसी क्षार के लिए निकालो, अगर हम इसको मोनो एसिडिक क्षार के लिए निकालें, मोनो एसिडिक क्षार के लिए निकालते हैं, तो मोनो एसिडिक क्षार जैसे क्या ले सकते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे अपघटित होगा? तो NH4 प्लस OH माइनस, ऐसे अपघटित होगा। इसके लिए तुम सेम निकालोगे तो निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू √KB/C। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरह से तुम यहां पर भी सेम रिलेशन देखते हो, बस Ka की जगह क्या हो गया? Kb। वो अम्ल का वियोजन स्थिरांक था, ये क्षार का है, तो बेस लगाएंगे, B लिखेंगे, है ना। अम्ल के लिए A लगाएंगे, एसिड लिखेंगे, बस ये कोर फर्क है ना। हाँ, डाई एसिडिक के लिए फिर चेंज होगा, बट ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आएंगे वो किसके आएंगे? मोनोबेसिक या मोनो एसिडिक के लिए ही आएंगे। ठीक है, तो अल्फा और Ka, अल्फा और Kb में ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से तुमको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा क्या है? अल्फा है
वियोजन की मात्रा और Ka क्या है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। Kb क्या है, क्षार का वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो हम अल्फा समझ गए कितना टूटा है ना, Ka Kb भी समझ गए। तो इसके वैसे तो ओस्टवाल्ड का नियम रेफरेंस बुक्स में दिया होता है, बट क्या कोर्स सिलेबस का पार्ट है बोलने से कोर्स सिलेबस का पार्ट नहीं है। कोर्स सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, कुल रास नियम के अनुप्रयोग पढ़ने, है ना। बट ये पता होगा तभी ये तो निकाल सकेंगे, है ना। तो आंकिक प्रश्नों में आ सकता है, ऐसा नहीं कि आंकिक प्रश्नों में नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेबस के एक हिस्से में उसका उपयोग है तो उसको पूछा भी जा सकता है। तो अभी हम लोग कोलरास नियम के शेष अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। कोलरास नियम के अनुप्रयोग, और मैं अनुप्रयोग नंबर 3 से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि अनुप्रयोग 1 और अनुप्रयोग 2 पिछले वीडियो में हो चुके हैं। अनुप्रयोग नंबर 3 क्या है, तो हम लिख सकते हैं किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा वियोजन की मात्रा की गणना करना। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा की गणना करना, ये नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो मतलब अल्फा निकालना। तुम ही सोचो यार कि जो ये अल्फा की वैल्यू है ना, तुमको क्या लग रहा है ये अल्फा जो है वो कैसे निकलता होगा, है ना। जो 2%, 1% है ना। किसी विलियन में तुमने लवण दे दिया, लवण टूट के थोड़ी ना बताता होगा सर मेरा 2% अपघटन हो गया है ना। या रंग थोड़ी ना बताता होगा, तो हम वैसे तो पता कर नहीं सकते कि वो कितना अपघटित हुआ है ना। तो यहाँ पर अल्फा डिफाइन किया जाता है लैम्डा MC डिवाइडेड बाय लैम्डा M0 से। ठीक, क्या है लैम्डा MC, तो C सांद्रता पर मोलर चालकता और शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। अब इसको इस तरह समझो कि चालकता आयनों की होती है। किसकी होती है चालकता बेटा, आयनों की। किसी भी विलयन की कुल चालकता धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता का योगफल होता है। धनायन भी विद्युत धारा का कुछ भाग बहा रहा है, ऋणायन भी विद्युत धारा का कुछ भाग बहा रहा है। तो अगर हमें चालकता निकालनी है तो तुम धनायन और ऋणायन दोनों की चालकता निकालोगे। तो लैम्डा MC और लैम्डा M इन्फिनिट जो है ये क्या है, C सांद्रता पर। अब जैसे कि कोई विद्युत अपघट्य है और वो दुर्बल है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्य, अगर तुम उसकी तनुता बढ़ाते हो, मतलब उसमें थोड़ा और विलायक मिलाते हो, थोड़ा और विलायक मिलाते हो, तो होता क्या है कि उसकी अपघटन की मात्रा बढ़ती है, मतलब वो अल्फा बढ़ता है। अगर ज़्यादा अपघटन होगा सोचो तो ज़्यादा आयन होंगे, और ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा धारा बहेगी। सिंपल है ना। अगर तुमको बोला जाए कि भाई ये ईंट का एक ढेरी है, इसको वहाँ पहुँचा दो, और तुम 2 लोग हो, तो इट विल बी वेरी टफ। 2 लोगों को ईंटों की ढेरी को खिसकाने में बहुत टफ, बहुत मेहनत लगेगा। पर सोच के देखो, अगर तुम लोग 100-150 लोग हो, 100 लोगों को बोला जाए ईंट की ढेरी ले जाओ, तो एक एक 2-2 ले जाएंगे, पूरी ढेरी ही चली जाएगी। सिंपल है ना। ठीक से बाबरी मस्जिद ढही थी तो बहुत सारे जो कामकाजी क्या बोलते हैं उनको, है ना, कामकार ऐसे लोग थे जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाई। अब उन लोगों ने न केवल ढाई बल्कि सामान लेकर के घर आ गए, एक एक ईंट धर के घर आ गए। बाद में देखने से वहां पे मलबा भी नहीं बचा था। समझ आया क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद इतने सारे लोग थे, अगर एक एक ईंट भी लेकर के घर आ जाए, है ना, तो उसके बाद वहां क्या बचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, है ना। तो अब मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि वो सही हुआ गलत हुआ, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। ठीक, अब हम बोलने वाले कौन रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल गया है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर बहुत सारे लोग हों तो चालकता बहुत अधिक होगी। ठीक,
तो अगर बहुत सारे आयन हैं, इमेजिन करो बहुत बहुत सारे आयन हैं, ठीक, तो वो चालकता अधिक करेंगे। तो शून्य सांद्रता पे हम लोग बहुत सारा विलायक डाल देते हैं और बहुत सारा विलायक डालेंगे तो बहुत सारी धारा बहेगी, ठीक। और सी सांद्रता पर उतना पानी नहीं है, तो इस कारण से आयन कम बने हैं, तो चालकता भी क्या है, कम है। तो जितनी कम चालकता है उतना कम टूटा है। जितना अगर तुम यहाँ पर सांद्रता को कम करो, ये वाली वैल्यू को, है ना, ठीक, सी की वैल्यू को कम करोगे अर्थात इसकी चालकता बढ़ाओगे तो अधिक मात्रा में वियोजन होगा, ये समझ सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आयन बनेंगे उतनी ही अधिक चालकता होगी। तो लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इन्फाइनाइट जो अनुपात है वो क्या होता है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये वाला जो आंकड़ा है लैम्डा एम जीरो वाला, इसको हम लोग किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरास नियम से। ये x टाइम्स ऑफ लैम्डा एम जीरो ऑफ ए वाई प्लस और y टाइम्स ऑफ लैम्डा एम जीरो ऑफ बी एक्स माइनस होगा। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलरास नियम से कैलकुलेट कर सकते हैं नीचे की वैल्यू, है ना। और ऊपर की जो वैल्यू है ये कहाँ से निकालेंगे, तो प्रयोग से निकालेंगे। इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा हम लोगों को, बिना प्रैक्टिकल के नहीं निकाल सकते। मीटर सेतु वाला प्रैक्टिकल जो मीटर ब्रिज है उसी टाइप का एक प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल को करके हम लैम्डा एम सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा एम सी का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात होगा, लैम्डा एम इन्फिनिट का मान कोलरास के नियम से ज्ञात होगा। दोनों का भाग दे देंगे तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा, अल्फा का। और इस तरह से हम किसका गणना कर सकते हैं, अल्फा का, है ना। तो आंकिक प्रश्न में तुम्हें लैम्डा एम सी का मान दिया होगा और कैटायन एनायन की चालकता दी होगी, धनायन ऋणायन की चालकता, बस तुम्हें भाग देना है और तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्फा का मान, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एनसीईआरटी का प्रश्न ले सकते हैं। एक सेकंड में मैं एक एनसीईआरटी बुक में ही है हमारे, है ना, उस प्रश्न को निकाल ले रहा हूँ। एक सेकंड दो बेटा, है ना। यहाँ पर एक प्रश्न है एनसीईआरटी में, है ना, जिसमें ये एग्जाम्पल 3.9 है। एग्जाम्पल 3.9 ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लिखा है कि एसिटिक एसिड की चालकता जो है, सांद्रता, एसिटिक एसिड की सांद्रता दी हुई है, कितनी दी हुई है एसिटिक एसिड की सांद्रता, 0.001028, ऐसा 0.001028 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हमारे कोर बुक का है ना। इसकी चालकता दी हुई है लैम्डा एम सी ऑफ एसिटिक एसिड 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर ऐसा दिया है। और ये बोला है कि लैम्डा एम जीरो ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू होती है कितनी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ भी ये यूनिट जो है वो ठीक नहीं लग रहा था मेरे को लिखते समय, आधा प्रिंट नहीं हुआ है। पीडीएफ देख रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एग्जैक्टली। तो लैम्डा एम सी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू गिवन है, और बोला है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की ए निकाल के बताओ, है ना, और अल्फा निकाल करके बताओ। ये दोनों निकालने के लिए बोला है। तो अल्फा निकालना है तो ऐसा क्या है, अल्फा तो इन दोनों का भागफल ही होगा। अल्फा क्या होगा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम जीरो। लैम्डा एम सी कितना है
4.95 इंटू 10⁻⁻5 और ये क्या है 390.5। बस भाग दे दो, तुमको वैल्यू मिल जाएगी। वही क्या है अल्फा, है ना, वही अल्फा का मान। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा मिल गया। अगर हम लोग को अल्फा मिल गया है ना, ठीक, तो तुम यहां से तुम अल्फा अगर निकाल लिए किसी तरह से, तो अल्फा निकालने के बाद तुमको बस के निकालना है। तो के निकालना क्या है, इसका अगला अनुप्रयोग है। अगला अनुप्रयोग क्या है, तो अनुप्रयोग क्रमांक 4 लिख लो, वियोजन स्थिरांक की गणना करना। वियोजन स्थिरांक की गणना करना, इसमें वियोजन स्थिरांक जो है के ए बराबर क्या होगा, सी अल्फा का स्क्वायर, है ना बेटा। इससे पिछले वाला जो मैंने अभी डाटा लिखा था, ये डाटा में थोड़ा सा झोल है। ये है कंडक्टिविटी की डाटा, है ना, कंडक्टिविटी का डाटा है। इसमें रुको, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। अगर हम लोगों को जो बुक में दिया है, कंडक्टिविटी का नहीं दिया हो, डायरेक्ट दिया हो, तो लैम्डा एम सी की वैल्यू यहाँ दी हुई है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसा ये दिया है। तो वो के का वैल्यू दिया था, तो अगर के का वैल्यू, कप्पा का वैल्यू दिया हो, तो वहाँ से सी की वैल्यू निकाली जा सकती है, लैम्डा एम की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो वो नहीं बोला था। अगर हम लोगों को ये दिया हो, तो ये 48.15 डिवाइडेड बाई 390.5 होगा, है ना। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये अभी लैम्डा एम का, है ना, एक स्टेप सॉल्व कर दिया मैं उसको। अगर तुमको के की वैल्यू दी हो, कप्पा की वैल्यू दी हो, है ना, तो कप्पा की वैल्यू दिया हो तो तुम कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा एम सी की वैल्यू कप्पा अपॉन क्या ले सकते हो, सी। ठीक, अब ये सांद्रता को कप्पा से भाग दे करके ये सांद्रता दिया होगा, तो तुमको ये मिल जाएगा, है ना। तो उस केस में उसको सॉल्व किया जा सकता है ना, अगर कप्पा की वैल्यू दी है तब। बट अगर मुझे लैम्डा एम सी, लैम्डा एम इन्फा ने डायरेक्ट दिया है, तो वैल्यूज पुट करो, अल्फा का मान निकल जाएगा। और इस तरह से तुम दो जो अनुप्रयोग हैं कुलरास नियम के, उन्हें खत्म करते हो। कुलरास नियम के दो अनुप्रयोग, अगर मेरे को अल्फा का मान दिया हो, है ना, जैसे कि इसको भाग दे दें, इसका पिछला वाला, इसको भाग देने से वैल्यू आती है 0.1233। तो अगर मुझे अल्फा का मान मिल जाए, तो मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ, सी के मान से अल्फा का मान लेकर किसका मान निकाल सकता हूँ, के का मान निकाल सकता हूँ, है ना। ठीक, यहां से अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, तो उस केस में K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होगा। और अगर प्रबल विद्युत अपघट्य हो तो क्या होगा, विद्युत अपघट्य हो तो क्या होगा, तब उस केस में के ए बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, सी इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम जीरो का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो सी इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम जीरो का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम जीरो। ऐसे इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम चाहें तो, के ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, सी इंटू लैम्डा एम सी का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम जीरो का स्क्वायर अपॉन, इसका लघुत्तम निकाल लो, ये हो जाएगा लैम्डा एम जीरो लघुत्तम आ जाएगा, इधर आएगा लैम्डा एम जीरो माइनस लैम्डा एम
सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो के ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू लैम्डा एम सी का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम ज़ीरो का होल स्क्वायर। ये पलट के ऊपर आएगा तो लैम्डा एम ज़ीरो अपॉन लैम्डा एम ज़ीरो माइनस लैम्डा एम सी, ऐसा हो जाएगा। ये कट जाएगा इससे, है ना। तो तुम चाहो तो के ए इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो सी इंटू लैम्डा एम सी का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम ज़ीरो माइनस लैम्डा एम सी। तो अगर तुम्हें लैम्डा एम सी और लैम्डा एम ज़ीरो दिया है और कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो लैम्डा एम सी कहाँ से आता है? प्रयोग से आता है, प्रैक्टिकल से निकलता है। लैम्डा एम ज़ीरो कहाँ से निकलता है? कुलरास नियम से धनायन ऋणायन का निकाल करके जोड़ देते हैं तो निकल जाता है। इस तरह से वियोजन की मात्रा निकल जाती है। ठीक है, एक लैम्डा एम ज़ीरो बचा हुआ है, लैम्डा एम ज़ीरो बचा है। तो इस तरह से तुम के का मान क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा कुलरास नियम के 2 अनुप्रयोग हो गए इस वीडियो में। एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये वाला वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे का सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं।